डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग तीसरा चैप्टर कंप्लीटली अध्ययन कर लिए हैं। ठीक है, अगला जो चैप्टर चौथा होगा, चौथा चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। ठीक है, नई चैप्टर है, इनके बारे में भी जान लिया जाए। देखिए, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, किसे कहते हैं जनन स्वास्थ्य। अगर जनन स्वास्थ्य का अगर अर्थ निकाला जाए तो इसका सामान्य अर्थ जो होता है, यह स्वस्थ जननांगों का बोध कराता है। अगर जनन स्वास्थ्य का सामान्य अर्थ निकाला जाए तो यह जनन अंगों के स्वास्थ्य के बारे में अर्थ निकलता है कि जनन अंग जो होते हैं, ठीक है, वो स्वस्थ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सामान्य अर्थ बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका व्यापक रूप देखा जाए जनन स्वास्थ्य का तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तृत है। ठीक है, जनन स्वास्थ्य केवल जनन अंगों की स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं बताता है, बल्कि जनन अंगों के स्वास्थ्य के अलावा भी मानव की जो भावनात्मक है और इसके साथ साथ सामाजिक पहलू जो होता है, ये दोनों पहलू जनन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। मानव के जनन अंगों के अतिरिक्त भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी जनन स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। इसलिए WHO के अनुसार, WHO के अनुसार, ठीक है, देखेंगे कि जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य होता है कि जनन के समस्त स्वस्थ पहलू, जनन के समस्त स्वस्थ पहलू जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, इसके साथ साथ व्यवहारिक तथा सामाजिक पहलू क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, उन्हें हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, यानी जनन स्वास्थ्य में केवल जनन अंगों की स्वास्थ्य के बारे में नहीं बताया जाता है, बल्कि उस मानव की शारीरिक, भावनात्मक, इसके अतिरिक्त व्यवहारिक और सामाजिक स्वास्थ्य के पहलुएं भी इनमें सम्मिलित होता है। ठीक है, देखिए, कोई भी समाज जो होता है जनन रूप से तभी स्वस्थ होगा जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, कोई भी समाज अगर जनन रूप से तभी स्वस्थ माना जाएगा जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, इसके अलावा भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ हो। ठीक है, उनके अंदर फीलिंग्स जो हो वो पॉजिटिव हो, कहने का मतलब है, और व्यवहारिक रूप से भी स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, तभी वो उसका जनन स्वास्थ्य जो है सही, ठीक प्रकार होता है। देखेंगे कि जो भी मानव होता है, मानव शिशु के रूप में जन्म लेता है, फिर उसमें विकास होती है तो शिशु से बाल्यावस्था में आता है। ठीक है, बाल्यावस्था से देखें किशोरावस्था में आता है, किशोरावस्था से वयस्क अवस्था में आता है, और वयस्क अवस्था में जब मेल और फीमेल आता है तो उसमें उनके जनन अंग विकसित हो जाते हैं। ठीक है, और जनन क्रिया करना प्रारंभ कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी जितने भी अवस्थाएं हैं, सभी अवस्थाएं स्वस्थ होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाकर जनन रूप से भी स्वस्थ होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए वयस्क अवस्था है और शरीर के अंदर किसी प्रकार का विकार है, ठीक है, उनके जनन अंग ठीक प्रकार से विकसित नहीं है, तो फिर जनन क्रिया भी नहीं कर पाएंगे, अर्थात अगली पीढ़ी को भी स्वस्थ जन्म नहीं दे पाएंगे। अगर शारीरिक रूप से भी कोई विकार है तो वो अगले पीढ़ी को भी ठीक प्रकार से जन्म नहीं दे पाएंगे। अगर शरीर में किसी प्रकार का रोग है तब भी किसी अगले पीढ़ी को ठीक प्रकार या स्वस्थ शिशु को जन्म नहीं दे पाएंगे। इसलिए जनन स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। जनन स्वास्थ्य जो है प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। इनमें भी देखेंगे कि जनन स्वास्थ्य में जो मेल होता है, मानव में जो मेल होता है उसको तो आवश्यक है ही है, लेकिन इनमें फीमेल्स में परम आवश्यक होता है, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं वो प्रजनन क्रिया करके अपने अगली संतान को जन्म देती है। ये संतान उनके गर्भाशय में ही पाए जाते हैं।
अगर ये संतान भ्रूण के रूप में गर्भाशय में है और किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार का रोग है, किसी प्रकार का विकार है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, ठीक है, तब भी वो अगली पीढ़ी को ठीक प्रकार से जन्म नहीं दे पाएंगे। तो माताओं में जनन स्वास्थ्य तो परम आवश्यक हो जाता है। नर के लिए भी जो होता है आवश्यक है, लेकिन माताओं की तुलना में कम आवश्यक है, ठीक है। तो ये रहा जनन स्वास्थ्य की, हम WHO के द्वारा दिए गए परिभाषा भी बता दिए, जनन स्वास्थ्य क्या है ये भी बता दिए, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो है वो है, अगला जो टॉपिक है वो है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां, इसे हम कहेंगे प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी कहेंगे, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी है। देखें, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी है, समस्याएं कार्य नीतियां हैं। देखिए, भारत दुनिया का एक पहला ऐसा देश है जो नेशनल लेवल पर सन 1951 ईस्वी में, राष्ट्रीय स्तर पर सन 1951 ईस्वी में एक योजना चलाई जिसे हम परिवार नियोजन कहते हैं, फैमिली प्लानिंग कहते हैं, परिवार नियोजन। इससे पहले दुनिया का कोई देश जो है इस प्रकार का योजना नहीं चलाया। यह योजना जो है जनन स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाकर बनाया गया, जनन स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाकर ही इस योजना को बनाया गया, परिवार नियोजन, ठीक है। और इस योजना के तहत अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है, अनेक प्रकार के कार्य योजना बना, ठीक है। और यही कार्य योजना कार्यक्रम जो है वर्तमान में भी कुछ लॉन्च किए गए हैं जो कि चलाए जाते हैं, ठीक है। इसके पश्चात देखेंगे जनन स्वास्थ्य से ही संबंधित एक व्यापक कार्य योजना बनी, एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया सन 1997 ईस्वी में। सन 1997 ईस्वी में भारत सरकार ने, ठीक है, इसी परिवार नियोजन के अंतर्गत एक बहुत ही फेमस कार्यक्रम चलाया गया जो 1997 में शुरू हुई, जिसे हम कहते हैं जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा। जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, ठीक है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है, 1997 में चलाई गई जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा। यानी देखेंगे, अगर भारत में पहले शिशुओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है, शिशु की मृत्यु दर ज़्यादा होती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि शिशुओं को देख रेख करने के लिए किसी प्रकार का योजना नहीं बना था और अनेक प्रकार के संक्रामक रोग थे जिनके कारण इन शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। तो इन शिशुओं को बचाने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने ये योजना बनाई सन 1997 ईस्वी में, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, जिसके तहत क्या किया जाता है देखेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रजनन स्वास्थ्य, शिशु की देखभाल और जनन नियंत्रण को सुविधा एवं प्रोत्साहन दिया गया। शिशु की देखरेख, भाई शिशु अगर जन्म लेता है तो उसका देख रेख करना बहुत आवश्यक होता है। अगर देख रेख नहीं करेंगे तो कोई न कोई संक्रामक रोग हो ही जाएगा, ठीक है, फिर उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक। तो शिशु की देख रेख, प्रजनन स्वास्थ्य और जनन नियंत्रण को सुविधा प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है।
इसके अतिरिक्त देखेंगे कि भारत में अनेक प्रकार के, बाद में धीरे धीरे अनेक प्रकार के कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किए गए। वो कौन कौन से हैं? तो उसमें प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी से संबंधित कार्यक्रम चलाए गए। प्रसव में सुविधा, यौन संचारित रोगों का निदान, यौन संचारित रोगों का निदान करने के लिए भी अनेक प्रकार के वर्तमान में भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है। और गर्भ निरोधक का उपयोग और बाझकपन, ठीक है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए अनेक प्रकार के भारत सरकार ने इस कार्यक्रम चलाया है, जो कि वर्तमान में भी चलता है। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए भारत सरकार ने, ठीक है, चिकित्सकीय सहायता प्रदान की, चिकित्सकीय सहायता प्रदान की, जिससे क्या किया जाता है कि इस चिकित्सीय सहायता के द्वारा ही इन सभी समस्याओं से निदान पाया जा सकता है, ठीक है। और भारत सरकार ने व्यक्तियों को या लोगों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए, ठीक है, एक से अधिक भी कार्यक्रम चलाए और लोगों को जोड़ने के लिए अनेक सुविधाएं दी। तो उन्हीं कार्यक्रमों के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम चलाएं जिससे हम, ठीक है, इन समस्याओं के बारे में हमें पता चलता है और इसके प्रति हम लोग क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। तो देखेंगे जैसे दृश्य, भारत सरकार ने टीवी या रेडियो के माध्यम से, ठीक है, अनेक प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चलाए। इन कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया ताकि जो लोग हैं इन समस्याओं के बारे में जान सके, इन कार्यक्रम के बारे में जान सके या जनन स्वास्थ्य के बारे में जान सके, ठीक है। तो टीवी और रेडियो के माध्यम से, ठीक है, प्रचार प्रसार किया गया। अखबारों, पर्चों, पोस्टरों के माध्यम से एवं छोटी छोटी पुस्तकों के मुद्रित करके चलाया गया ताकि लोग इसे पढ़ेंगे तो इनके बारे में जानेंगे। जैसे वर्तमान में देखिए कोरोना वायरस का प्रकोप है और इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने भी टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या पोस्टरों के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है, जन समुदाय को जागरूक कर रही है कि हमें मास्क लगा कर रहना चाहिए, ठीक है, हमें कुछ दूरी बनाकर रखना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से, अगर व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस संक्रमित करता है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों के जब दिखाई दे तो तुरंत संपर्क करना चाहिए डॉक्टरों से। तो ये प्रचार प्रसार के माध्यम से ही किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने अनेक प्रकार के प्रचार के माध्यम बनाए। बच्चों के पुस्तकों में भी जनन स्वास्थ्य से संबंधित बातों को एक चैप्टर के माध्यम से भी इन्हें प्रस्तुत किया गया है। देखेंगे कि आप ही के बुक में ये जनन स्वास्थ्य एक चैप्टर के रूप में पढ़ा जाता है ताकि इसके बारे में जो भी किशोर हैं, किशोरियां हैं, जब पढ़ेंगे या छात्र या छात्राएं हैं तो जनन स्वास्थ्य से के बारे में अवगत उनको होगा, जिससे क्योंकि वो किशोरावस्था के बाद वो किसमें प्रवेश करेंगे, वयस्क अवस्था में प्रवेश करेंगे और प्रजनन क्रिया करेंगे, अपने अगले संतान को जन्म देंगे। तो पहले से पढ़े रहेंगे तो इसके बारे में जब जानकारी रहेगी तो उस समस्याओं में हम आसानी से समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए चैप्टरों में भी, पुस्तक जो भी है उनके चैप्टरों में भी ये सम्मिलित कर दिया गया है जनन स्वास्थ्य को, ठीक है। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटकों, कठपुतली और अनेक प्रकार के मनोरंजक साधनों के द्वारा भी इसको प्रचार प्रसार किया जाता है, ठीक है। और इसे प्रभावी बनाने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन भी इसमें अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य जो है महत्वपूर्ण है। देखेंगे अगली पॉइंट, इस कार्यक्रम को जितने भी जनन स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम है, जैसे यहाँ पर कार्यक्रम एक बताए थे कि जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, परिवार नियोजन है,
ठीक है, ये सब कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, किन किन लोगों को शिक्षा के माध्यम से भी दी जाती है। हाँ, तो प्रभावी बनाने के लिए किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए और किस प्रकार ये लोगों को जागरूक कर रहा है, ये भी जानना चाहिए। तो देखेंगे इसमें पहला पॉइंट जो है, पहला जो है कि किशोरावस्था में जो भी लड़के एवं लड़कियां होती हैं उनके शरीर में आने वाले परिवर्तन के बारे में बताना, ठीक है। इन कार्यक्रम के माध्यम से ही बताया जाता है कि जो भी किशोर होते हैं या किशोरी होते हैं उनके बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, इनके बारे में बताना, ठीक है। यौन शिक्षा देना, ठीक है, यौन शिक्षा देना। देखिए इसमें लोगों को यौन संबंधित जो भी गलत अवधारणाएं होती हैं उन गलत अवधारणाओं से बचने के लिए शिक्षा दी जाती है, ठीक है। स्वस्थ एवं सुरक्षित यौन क्रियाओं के बारे में जानकारी देना, स्वस्थ एवं सुरक्षित यौन क्रियाओं के बारे में जानकारी देना। विवाह की आयु और स्वस्थ जीवन के बीच संबंध को बताना, स्वस्थ जीवन और विवाह की आयु के बीच में संबंध बताना। देखिए भारत में इस समय वर्तमान में लीगल रूप से देखा जाए तो 18 वर्ष के लड़के और 21 वर्ष के लड़के जो होते हैं उनके आयु इतनी होगी तो वो शादी कर सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष में इससे पहले कम ही उम्र में शादी लड़कियों का या लड़कों का हो जाता था, तो बाल विवाह था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों को इन बाल विवाह को रोकने के लिए अनेक प्रकार के बीच में कार्यक्रम भी चले हैं, ठीक है, और लोगों को जागरूक भी किया गया है, ठीक है। इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर कम उम्र में शादी होता है तो जो शारीरिक रूप से अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है। और एक निश्चित आयु पर जब होती है तो शारीरिक रूप से वो कमजोर नहीं होता, उसमें किसी प्रकार के रोग भी नहीं होते हैं। जन नियंत्रण और गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जानकारी देना, ठीक है। गर्भ निरोधक जो विकल्प है, गर्भ निरोधक अनेक प्रकार के विकल्प हैं जिनके माध्यम से हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे गोलियां भी हैं, गर्भ निरोधक गोलियां हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार की अस्थायी विधियां, अस्थायी विधियां भी हैं, ठीक है, जैसे नसबंदी कर देना, नलीबंदी कर देना, ये अस्थायी विधियां हैं। इनसे हम जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। सुरक्षित प्रसव के लिए प्रशिक्षित नर्सों के द्वारा कराना। देखेंगे प्रसव क्रिया होती है तो उसमें ट्रेंड नर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ट्रेंड नर्स जब रहेगी तभी प्रसव क्रिया ठीक प्रकार से होगा, अगर अनट्रेंड होगी तो कोई समस्या आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी शिक्षा देती है, ठीक है। और प्रसव के बाद माँ तथा बच्चे की किस प्रकार देखभाल करना, इसके बारे में भी जानना पड़ता है, ठीक है। प्रसव के पश्चात माँ को अपने शिशु का स्तनपान कराना परम आवश्यक होता है, ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी देना। और प्रसव के बाद शिशु जो होता है, शिशु का उचित समय पर टीकाकरण कराना, वैक्सीनेशन क्रिया कराना, इसके बारे में भी जानकारी देता है, ठीक है। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ठीक है, और अनेक प्रकार के यौन संचारित रोगों के फैलने को भी रोकना, जैसे एड्स है, ठीक है, और भी तमाम प्रकार के यौन संचारित रोग हैं, ठीक है, जो कि जब ये चैप्टर रोग वाला पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे यौन संचारित कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये है समस्याएं और इनकी कार्यनीतियाँ जो कि हम बताए हैं, ठीक है। ये कोई उतना विशेष नहीं है, लेकिन चैप्टर में दिया है तो जानना पड़ता है, ठीक है। और ये टॉपिक उतने भी ये जो है इंटरेस्टिंग नहीं है, इसके आगे वाले टॉपिक से और बेहतर मिलेगा, जो कि महत्वपूर्ण भी है, जो परीक्षाओं में पूछता भी है, ठीक है। तो अगला देखिए इसमें कौन सा टॉपिक है, अगला जो है उल्ब वेधन है।
उल्बेधन, उल्बेधन उल्बेधन, इसी को हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस है, एन होगा ना, एमनियोसेंटेसिस है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस है, देखेंगे एमनियोसेंटेसिस क्या कहलाता है, एमनियोसेंटेसिस क्या कहलाता है, किसे कहते हैं। देखिए आप लोगों को बताया हमने कि जो नर होता है, नर में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है, मादा में अंडाणु ओवम का निर्माण होता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है। फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट में जब विकास होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। अब देखिए भ्रूण जब बन जाता है, गर्भाशय में पड़ा रहता है और प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से ही पोषण भ्रूण को प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो गर्भ में पल रहा भ्रूण है वो किस प्रकार का होगा, क्या उसमें कुछ ऐसे भी तो हो सकता है कि उस भ्रूण के अंदर कोई ऐसा आनुवांशिक विकार हो या आनुवांशिक रोग हो जो उसके लिए घातक हो। तो इसके लिए मेडिकल साइंस में इसकी टेस्ट की जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है कि भ्रूण के चारों ओर एक लेयर होता है जिससे एमनियन सैक कहते हैं, ठीक है। देखेंगे ये मान लीजिए गर्भाशय है, ठीक है, ये गर्भाशय है और इसमें भ्रूण है, ये मान लिया जाए भ्रूण है। तो इस भ्रूण के चारों ओर, ठीक है, इस भ्रूण के चारों ओर एक आवरण होता है जिसे एमनियन सैक कहते हैं, एमनियन सैक, ठीक है, एमनियन सैक कहते हैं। यह भ्रूण के चारों ओर पाया जाता है। इस एमनियन सैक के अंदर कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, एमनियोटिक द्रव कहते हैं, ठीक है। और यह हो सकता है कि भ्रूण के अंदर किसी प्रकार का आनुवांशिक विकार हो, तो भ्रूण को जन्म लेने से पहले इसकी जांच की जाती है और इसको जांच करने के लिए एक प्रकार की तकनीक होती है जिसे PDT कहते हैं, PDT कहते हैं। ये एक प्रकार की तकनीक है जिससे भ्रूण की जांच की जाती है, जिसे PDT कहते हैं। इसका पूरा नाम जो होता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है। PDT का पूरा नाम है, एक प्रकार की तकनीक है जिसके द्वारा भ्रूण की जांच की जाती है। जब भ्रूण की जांच की जाती है तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि भ्रूण का लोकेशन देखा जाता है कि भ्रूण का लोकेशन किधर है, क्योंकि भ्रूण जब छोटा रहता है तो गर्भाशय में रोटेट करता है, चारों ओर नाचता रहता है, ठीक है। तो भ्रूण की लोकेशन क्लियर की जाती है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, बड़े ही सावधानी के साथ इंजेक्शन के माध्यम से इस एमनियोटिक फ्लूइड को, जो एमनियन सैक के अंदर भरा हुआ है, उसको इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है। इसी एमनियोटिक फ्लूइड में प्लेसेंटा के, इसके अलावा एमनियोटिक सैक की कोशिकाएं जब विखंडित हो जाती हैं तो वो कोशिकाएं इन्हीं द्रव में आकर पड़ी रहती हैं। जब उस द्रव को निकाला जाता है तो उसके साथ साथ कोशिकाएं भी चली जाती हैं। फिर इन कोशिकाओं को निकालकर प्रयोगशाला में कल्चर किया जाता है, लगभग 2 सप्ताह तक कल्चर किया जाता है और कल्चर करने के बाद इसके केंद्रक से गुणसूत्र निकाला जाता है और फिर गुणसूत्र की जैव रासायनिक की जांच की जाती है, बायोकेमिकल टेस्ट किया जाता है कि गुणसूत्र का बायोकेमिकल यानी उनमें पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ कैसे हैं, ठीक प्रकार है कि नहीं। गुणसूत्रों की संख्या की जांच की जाती है कि देखा जाए उसमें किसी प्रकार के आनुवांशिक विकार तो नहीं है या आनुवांशिक रोग नहीं है, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, इसके अलावा कुछ अन्य भी आनुवांशिक रोग होते हैं, ठीक है, या गुणसूत्र से संबंधित दोष होते हैं। उन सभी रोगों के बारे में जांच की जाती है। अगर वो
उस भ्रूण के अंदर दोष है तो फिर इस भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है। इस प्रकार भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है। अगर भ्रूण सही है, उनके जो भी गुणसूत्र हैं वो ठीक प्रकार है तो फिर नष्ट नहीं किया जाता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? एम्नियोसेंटेसिस। यानी कहने का मतलब है कि अमनियोटिक साइट में पाए जाने वाले एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर जब उसको प्रयोगशाला में लेकर टेस्ट किया जाता है और उसमें विकार की जांच की जाती है, अनुवांशिक रोग के विकार के बारे में जब जांच की जाती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एम्नियोसेंटेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्नियोसेंटेसिस कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, एम्नियोसेंटेसिस महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षाओं में आता है, परीक्षाओं में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। छोटी सी ये चैप्टर है, बड़ी नहीं है, ठीक है। और इस चैप्टर में एक दो टॉपिक ही महत्वपूर्ण है जो कि ये है, जो कि अगर बोर्ड में पूछेगा भी तो इससे संबंधित कमेंट पूछेगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन इस पर नहीं पूछता, ठीक है। इसीलिए इस पर कोई विशेष हम उतना ध्यान नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना है।